वेस्ट एशिया एक बार फिर से आग के किनारे पर खड़ा है। इजराइल ने ईरान के अंदर घुसकर एक मैसिव एयर स्ट्राइक लॉन्च की, ऑपरेशन राइजिंग लायन। और इसकी वजह ना बिल्कुल एकदम साफ थी। एक ऐसा ईरान जो खुलेआम डेथ टू इजराइल के नारे लगाता है, जूस को खत्म करने की बात करता है, इजराइल को वर्ल्ड मैप से मिटाने की बात करता है और पिछले कुछ सालों से सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ इजराइल चुप रहना अफोर्ड कैसे कर सकता है? The tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. नेतन्याहू की सरकार ने ना भाई साहब साफ साफ कह दिया था कि हम अगला हॉलोकॉस्ट होने का इंतजार नहीं कर सकते। इस ऑपरेशन में इजराइल ने सिर्फ प्रिसीजन के साथ न्यूक्लियर वेपन और उसके मास्टरमाइंड को निशाना बनाया, लेकिन इसके रिस्पांस में ईरान ने जो किया वो बहुत खतरनाक था। ईरान ने इजरायली सिविलियंस पर डेडली बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दिए। आज इजराइल की जो हालत है ना वो बहुत बुरी हो चुकी है। सवाल ये उठ रहा है कि जो ईरान एक समय पर इजराइल का सबसे क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, ईरान और इजराइल इंटेलिजेंस और मिलिट्री कोऑपरेशन में टॉप लेवल अलाइज थे, आखिर वो ईरान आज क्यों इजरायलियों के खून का प्यासा बन चुका है? तो भाई साहब ऐसा क्या हुआ कि जो दोस्ती थी ये अचानक से दुश्मनी में बदल गई? इसका रीजन है ना एक गलती है जो इजराइल ने की। क्या है वो गलती? आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, अभी जो कुछ भी हो रहा है ना वो कोई नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। वेस्ट एशिया जो है वो ऑफिशियली एक वॉर जोन बन चुका है और इस सब के पीछे ईरान का वो माइंडसेट है जिसका कोर मिशन है इजराइल को दुनिया के नक्शे से हमेशा के लिए मिटा देना। आज ये बात किसी से छुपी नहीं है कि कैसे ईरान ने हमास, हिजबुल्ला, हूतीज और ना जाने कितने प्रॉक्सी ग्रुप्स को इजराइल के खिलाफ वॉर के लिए फंडिंग, ट्रेनिंग और वेपन सपोर्ट दिया है। पर इतने सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स के बावजूद भी ईरान जो है वो इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। उल्टा इजराइल की आर्मी जो है वो इफेक्टिवली हमास और हिजबुल्ला को हूरों के पास भेज रही है और इसी चीज से दुखी होकर काफी समय से ईरान जो है ना वो पैरेलली खुद न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है, जो कि इजराइल के लिए काफी खतरनाक हो सकते हैं। क्योंकि कई बार ईरान की जो लीडरशिप है वो ओपनली कह चुकी है कि अगर उसका बस चले तो इजराइल को एक झटके में समाप्त कर देगा। पिछले कई महीनों से इजराइल की खुफिया एजेंसी यानी कि मोसाद लगातार वार्निंग दे रही थी कि ईरान जो है ना वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के एक्सट्रीमली क्लोज है। IAEA की मई 2025 की रिपोर्ट भी यही कह रही थी कि ईरान का कंप्लायंस ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास अब इनफ एनरिच्ड यूरेनियम है जिससे रफली 9 से 10 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए जा सकते हैं। और भाई साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका सबसे बड़ा एनिमी जब खुले में बोल रहा है कि मैं तुम्हें मिटा दूंगा और उसके पास ऑलरेडी वेपन ग्रेड यूरेनियम है, तो एक भी मिनट वेट करना ना सुसाइडल हो सकता है। We cannot allow the world's leading sponsor of terrorism to possess the planet's most dangerous weapons. नेतन्याहू भाई साहब है ना, उन्होंने अपने एड्रेस में ये भी बात क्लियर की कि ये कोई ईगो का मुद्दा नहीं है, ये इजराइल के एग्जिस्टेंस का सवाल है। अगर अभी इजराइल ने एक्शन नहीं लिया तो कल को इजराइल के एग्जिस्टेंस पर बहुत बड़ा हमला हो सकता है। और इसी के कारण इस वार्निंग के तुरंत बाद 13 जून को इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च कर दिया, जो कि एक फुल स्केल मल्टी लेयर्ड डीप पेनिट्रेशन एयर स्ट्राइक कैंपेन था। यह कोई भाई साहब छोटी मोटी एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये 200 प्लस फाइटर जेट्स, साइबर टीम्स, सैटेलाइट इंटेलिजेंस और बंकर बस्टर मिसाइल्स का फुल कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट था। इस ऑपरेशन के दौरान इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास करते हुए उन सब साइट्स को टारगेट किया जहां ईरान अपने न्यूक्लियर एक्टिविटीज को सीक्रेटली चला रहा था। और इसका रिजल्ट क्या रहा? डेवास्टेशन, बर्बादी। ईरान की टॉप 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑलमोस्ट कंप्लीटली बर्बाद कर दी गई। इनमें से कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज तो अंडरग्राउंड बंकर्स में हिडन थे, बट सैटेलाइट पेनिट्रेटिंग बंकर बस्टर मिसाइल से उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इंटरेस्टिंगली सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को ही निशाना नहीं बनाया गया, इजराइल ने इस बार ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट और कई टॉप मिलिट्री लीडरशिप को भी हूरों के पास भेज दिया, जो कि ईरान के न्यूक्लियर डेवलपमेंट के मास्टरमाइंड थे। IRGC के चीफ हुसैन सलामी, क्वाड्स फोर्सेस के सीनियर जनरल्स, ड्रोन कमांड हेड्स
फोर्सेस और IRGC इंटेलिजेंस कोर सबको हुरों के पास भेज दिया गया। एक ही ऑपरेशन में ईरान की मिलिट्री लीडरशिप की पूरी जनरेशन खत्म कर दी गई। इस प्रिसाइज अटैक के बाद ईरान जो है वो पूरी तरीके से बौखला गया था। पूरे ईरान में इजराइल से रेवेंज लेने की बात उठने लगी थी। और सिर्फ ईरान में ही नहीं, पालिका बाजार और शाहीन बाग में जो अरब रहते हैं ना, उन्होंने भी ईरान को कहा कि इजराइल को बर्बाद कर दो, उड़ा दो। ईरान में जामकरन मॉस्क पर एक लाल झंडा लगाया गया, जिसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा कि ईरान तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक इजराइल को बर्बाद ना कर दे। और इस डिक्लेरेशन के कुछ ही घंटों के अंदर ईरान ने इजराइल पर अटैक कर दिया। पर क्या आप सोच रहे थे कि ईरान जो है वो इजराइल की तरह सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स पर अटैक करेगा? बिल्कुल नहीं। ईरान ने इजराइल के सिविलियन एरियाज पर कई बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो छोड़ दिए। इजरायली सिविलियंस ने बॉम्ब शेल्टर्स में पूरी रात गुजारी। सायरन जो है वो हर 15 मिनट में बज रहा था। इजराइल और उसका डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका था। कई मिसाइलों को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर लिया, पर कई मिसाइल्स जो थी वो सिविलियंस के एरियाज में जाकर गिरी, जिसमें कई लोगों को इंजरी बताई जा रही है। आज सिचुएशन जो है इजराइल में काफी खराब हो चुकी है। लेकिन जो बड़ा सवाल है ना कि ये सब हो क्यों रहा है भाई? ईरान आज इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो चुका है इजराइल को खत्म करने के लिए कि ईरान अब न्यूक्लियर वेपन्स तक तैयार कर रहा है ताकि इजराइल के खिलाफ उसका यूज किया जा सके? क्यों ईरान जो एक समय तक इजराइल के साथ इतनी क्लोजनेस रखता था, आज वही ईरान चाहता है कि पूरी तरीके से इजराइल को खत्म कर दे? जहां बाकी डेवलप्ड इस्लामिक कंट्रीज जैसे कि UAE, सऊदी अरेबिया इजराइल से क्लोजनेस बना रहे हैं, वहीं ईरान इजराइल के खून का प्यासा बना हुआ है। क्या रीजन है इसका? देखिए, आज जो ईरान इजराइल का खून का प्यासा बना हुआ है ना, वैसा हमेशा से नहीं था। इनफैक्ट शाह के दौरान ना ईरान के इजराइल के साथ और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे। अब भाई आपको यहाँ पे ये लग रहा होगा कि ईरान तो एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, उसके इजराइल यानी यहूदियों के देश के साथ अच्छे संबंध हो कैसे सकते हैं? तो ये समझना ना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईरान एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश नहीं बल्कि एक शिया मुस्लिम मेजॉरिटी देश है। और मिडल ईस्ट के बाकी के जो देश है ना वो सुन्नी मेजॉरिटी हैं। और शिया सुन्नी की जो लड़ाई है उसके बारे में आपको पता ही होगा। तो भाई साहब, मिडल ईस्ट के बाकी के जो देश थे वो ईरान के दुश्मन थे और ये सभी देश इजराइल के भी दुश्मन थे। अब इजराइल के दुश्मन और ईरान के दुश्मन दोनों दुश्मन सेम, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त। एक ये थियोरी थी जिसके बेसिस पे इजराइल और ईरान मित्र बने। उस समय पर ईरान जो था ना वो बहुत प्रो वेस्ट था, लिबरल था, मॉडर्नाइजिंग देश था, जहां लोग जीन्स पहनते थे, विमेन वोट करती थी, हिजाब ऑप्शनल था। कल्चरली शाह ने ना ईरान को रैपिडली वेस्टर्नाइज करना शुरू कर दिया था। फिर 1967 में ना फैमिली प्रोटेक्शन लॉ आया और इस लॉ ने विमेन को कुछ राइट्स दिए। राइट्स पता है कैसे थे? डाइवोर्स में इक्वल से होगा, चाइल्ड कस्टडी में प्रोटेक्शन मिलेगा और यूनिवर्सिटीज में को एजुकेशन अलाउड हो गया था। फ्रेंच फैशन, वेस्टर्न फिल्म्स, बीटल्स की टेप्स, सब कुछ लीगल था ईरान की स्ट्रीट्स पर। बॉयज और गर्ल्स दोनों जीन्स पहनकर घूमते थे, कैफेज में म्यूजिक सुनते थे। ईरान मिडल ईस्ट का पेरिस बन रहा था उस समय। और सबसे इंटरेस्टिंगली ना ईरान के इजराइल के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। इवन ईरान ने ना इजराइल को ऑयल सप्लाई करना शुरू कर दिया था और इन दोनों देशों ने ना मिलके एक सीक्रेट ऑयल पाइपलाइन बनाई थी जिससे यूरोप में इजराइल इनडायरेक्टली ऑयल एक्सपोर्ट कर सकता था। इजराइल की जो एम्बेसी थी ना वो ईरान में थी। ईरान और इजराइल के जो एम्बेसडर थे वो आपस में मिलते जुलते रहते थे। ईरान और इजराइल के बीच में बहुत अच्छी मिलिट्री और सिक्योरिटी टाइप्स भी थे। और ऊपर से शाह जो था ना उसको फिलिस्तीन के इशू में इंटरेस्ट ही नहीं था। उनका फोकस था ईरान को वेस्ट जैसा ग्लोबल पावर बनाना है। इसीलिए शाह ने मोसाड की मदद से ना वहाँ पर सावक नाम की एक सीक्रेट पुलिस बनाई जिसका बेसिक काम ये होता था कि ईरान के जो रेडिकल क्लैरिक्स थे उनको पकड़ पकड़ के जेल में ठूस देना। और जब ये क्रैकडाउन हो रहा था ना तो एक राउल्ला खुमानी नाम का शख्स था जो ईरान से भाग निकला। खुमानी उस समय कई बार ये कह चुका था कि शाह इस्लामिक वैल्यूज को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इजराइल से दोस्ती करके शाह उम्मा को धोखा दे रहा है। खुमानी ईरान से भाग चुका था, मतलब वो एग्जाइल में था। लेकिन वो भले ही एग्जाइल में हो लेकिन वहां से उसने शाह के खिलाफ एक फुल फ्लेजेड आइडियोलॉजिकल कैंपेन लॉन्च कर रखा था। कैसेट्स, टेप्स, स्पीचेस, पैम्फलेट्स सब कुछ बन बनकर स्मगल होके ईरान की मस्जिदों में और वहां की यूनिवर्सिटीज में सर्कुलेट होने लगा था। और इसका इम्पैक्ट पता है क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि ईरानियंस का जो गुस्सा था वो शाह के खिलाफ बढ़ने लगा। 1978 तक कंट्री वाइड प्रोटेस्ट शुरू हो चुके थे। In 1979, a revolution topples Iranian ruler Shah Mohammad Reza Pahlavi, and with that, a monarchy of more than 2,500 years.
अब ये जो समय था ना, इस समय तक शाह ऑलरेडी कैंसर से बहुत वीक हो चुका था। इसके कारण सेम वैसा ही हुआ जैसा बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ हुआ, उन्हें भी कू करके हटा दिया गया। ईरान में ईरानियन रेवोल्यूशन के नाम पे ना शाह को हटा दिया गया था। 16 जनवरी 1979 को शाह कंट्री छोड़कर बाहर चला जाता है, जिसके मात्र 15 दिन के बाद 1 फरवरी 1979 को एयर फ्रांस की एक फ्लाइट थी, वो तेहरान में लैंड करती है और उस फ्लाइट में एक आदमी होता है जिसका नाम होता है खुमानी। खुमानी के ईरान में लैंड करते ही ना पूरा ईरान बदलने वाला था। तीन मिलियन यानी 30 लाख लोग उसके वेलकम के लिए आए थे। विद इन 10 डेज मोनार्की डिसॉल्व हो जाती है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अनाउंस किया जाता है। खुमानी अपने पास पावर को ले लेते हैं और विलायत फ़कीह सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें खुमानी के पास पूरी पावर अपने अंडर होती है और प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट सिर्फ नाम के रह जाते हैं, एक तरीके से रिलीजियस डिक्टेटरशिप। और ये होते ही जो सबसे पहला काम किया जाता है ईरान के द्वारा, वो ये होता है कि इजराइल के जो डिप्लोमेट्स होते हैं ना, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। इजराइल से ट्रेवल बैन कर दिया जाता है, ट्रेड बैन कर दिया जाता है, इजरायली एम्बेसी को हाथ के हाथ बंद कर दिया जाता है, और ना केवल बंद किया जाता है, उसे फिलिस्तीन एम्बेसी बना दिया जाता है। और इसके बाद ना एक नया रिचुअल शुरू होता है जिसको हर साल मनाया जाता है, जिसका नाम होता है कुद्स डे। कुद्स डे में बेसिकली क्या होता है ना कि रमजान का जो लास्ट वाला फ्राइडे होता है, उस दिन ईरान के लोग बाहर निकलते हैं और वहां की गलियों में डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, ये नारे लगाते हुए घूमते हैं। खुमानी ने ऑफिशियली इजराइल को छोटा शैतान और यूनाइटेड स्टेट्स को सबसे बड़ा शैतान डिक्लेयर कर दिया था। और इसके अलावा खुमानी ईरान को पूरी तरीके से शरिया लॉ पे बेस्ड कंट्री बना देता है। फिर हिजाब मैंडेटरी हो जाता है। फिर खुमानी गश्ते इरशाद लेके आता है। गश्ते इरशाद यानी मोरालिटी पुलिस। और जो देखते ही देखते विमेन इस्लामिक कपड़े नहीं पहनती थी, उनको अरेस्ट करने लगती है। अब कोएड एजुकेशन जो थी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। वेस्टर्न म्यूजिक, फिल्म्स और सभी आर्ट फॉर्म्स बैन कर दिए जाते हैं। यूनिवर्सिटीज में इस्लामिक स्टडीज कंपलसरी कर दी जाती हैं और जो महिला खुमानी के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत भी करती है ना, उसे जेल भेज दिया जाता है। कुछ को तो एग्जीक्यूट ही कर दिया जाता है। Thousands of Shah-era officials and other Iranians would be executed following summary trials. बस यहीं से ईरान ना पूरी तरीके से बदल जाता है। उसकी पॉलिसीज जो होती हैं वो इजराइल के खिलाफ पूरी तरीके से बदल जाती हैं। पर क्या आप ये जानते हो कि ये सब कुछ नहीं होता अगर इजराइल अपनी सबसे बड़ी भूल ना करता? तो बेसिकली हुआ क्या ना, 1979 में जनवरी का महीना था। उस समय खुमानी एग्जाइल में था और ईरान का जो लास्ट पीएम था शापोर बख्तियार, वो मोसाद के पास जाता है और मोसाद से रिक्वेस्ट करता है कि खुमानी को ना एग्जाइल में खत्म कर दो, ही इज वेरी डेंजरस। लेकिन इजराइल ना इस बात को इग्नोर कर देता है और उसी का एक खामियाजा आज भुगत रहा है। योसी अल्फर ये एक मोसाद ऑफिसर हैं। इसने बाद में एडमिट किया कि इजराइल की सबसे बड़ी भूल यही थी कि उन्होंने खुमानी को अंडर एस्टिमेट किया, ये सोच के कि शाह की आर्मी उसको मैनेज कर लेगी। ये अंडर एस्टिमेशन जो था ना, वो मिडल ईस्ट का सबसे कॉस्टली स्ट्रेटेजिक ब्लंडर आज की डेट में माना जाता है। अगर 1979 में खुमानी को एलिमिनेट कर दिया जाता तो शायद ईरान आज इजराइल का सबसे अच्छा अलाई पार्टनर हो सकता था। 1989 में खुमानी की डेथ हो गई और खुमानी की जगह पर ना अयतुल्ला अली खुमैनी वो सुप्रीम लीडर बन जाता है। और लोगों को अब लगने लगता है कि ईरान अब वापस से थोड़ा सा लिबरल होगा, थोड़ी छूट मिलेगी, लेकिन वो गलत थे, क्योंकि खामियानी जो थे वो खोमियानी से भी ज्यादा रेडिकल थे। वो ग्रीन मूवमेंट से लेकर माशा अमीनी प्रोटेस्ट तक सबको ब्रूटली क्रश कर देते हैं। महिलाओं के ऊपर और भी ज्यादा हार्श रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं। खामियानी तो मानो जैसे इजराइल से नफरत करता था। खामियानी ओपनली रैलीज में डेथ टू अमेरिका के स्लोगन्स एंडोर्स करता था। صهیونی و آمریکایی اینا هم بدانن که نمی‌توانند در این مورد खामियानी ने वेस्ट और इजराइल को बर्बाद करना अपनी स्टेट की पॉलिसी बना दिया था
और जो कि खुद कई बार वो एक्सेप्ट कर चुका है। اینی که شما میگید مرگ بر آمریکا یه شعار نیست صرفاً، این یک خط مشیه. دولت فاسد جعلی دروغین رژیم صهیونیستی در همون هفته اول از بین رفته بود، بر افتاده بود. ईरान फिर हिजबुल्लाह, हमास, हौथी जैसे कई सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स को बनाता है। उनका मेन एम एक ही था, इजराइल और वेस्ट दोनों को खत्म करना है। साथ ही ईरान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करना शुरू कर दिया था, जो कि समय के साथ जैसे तैसे पूरे हो भी रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वो पूरे हो रहे थे वैसे वैसे इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बनते जा रहे थे। अब पिक्चर में अमेरिका आ जाता है। अमेरिका इजराइल के साथ मिलता है और इजराइल को कहता है कि देखो भाई, ये जो ईरान में न्यूक्लियर प्लांट बन रहे हैं ना, इनको बीच में ही खत्म करना होगा। तो ये बीच में खत्म करने का काम कौन करेगा? तुम करोगे। इजराइल को चढ़ा दिया जाता है। इजराइल उसे बीच में खत्म करने का प्रयास करने लगता है। और इसके लिए इजराइल करता क्या है? 2010 में माजिद शहरियारी, जो कि एक ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, उसको मार दिया जाता है। 2011 में दूसरा ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट, वो मार दिया जाता है। और सभी उंगलियां इजराइल की ओर उठती हैं। 2007 से ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे ना, वो संदेहास्पद परिस्थितियों में उनका मारा जाना शुरू हो चुका था। और कुछ ही सालों में ईरान के 6 बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे जा चुके थे। फिर इजराइल यूएन में ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल देता है और नेतन्याहू ने तो पूरा एक डायग्राम दिखाया कि कितना यूरेनियम लगेगा ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। फिर 2021 आता है और 2021 में ईरान में एक ब्लास्ट होता है और बताया जाता है कि वो जहां पर ब्लास्ट हुआ ना, वो ईरान की सबसे बड़ी यूरेनियम की साइट थी। ईरान इसका ब्लेम इजराइल पर डालता है। जो देश कभी दोस्त थे अब वो सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। तो यहाँ पर ना ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज जो भी ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो सब इजराइल के 1979 के ब्लंडर का एक नतीजा है। पर अब सवाल ये उठता है कि इजराइल आखिर क्या कर रहा है अपनी गलती सुधारने के लिए। देखिए, जब तक ईरान में खामेनेई जैसे रेडिकल्स पावर में रहेंगे ना, तब तक इजराइल के लिए परमानेंट पीस सिर्फ एक इल्यूजन है। ये बात नेतन्याहू को पहले ही दिन समझ आ चुकी थी। इजराइल का पहला गोल था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को परमानेंटली डिसेबल करना, और इसीलिए नेतन्याहू ने मोसाद को एक मिशन दिया, ईरान के अंदर जाकर उनके टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एलिमिनेट कर दो। 2010 में स्टक्सनेट वायरस से स्टार्ट हुआ साइबर वॉरफेयर, जिसमें इजराइल और यूएस ने मिलकर ईरान के नटैंस फैसिलिटी में 1000 से ज्यादा सेंट्रीफ्यूग्स को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया। 2020 में मोहसेन फखरीजदा यानी ईरान का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उसको एआई गाइडेड मशीन गन से तेहरान के बीच में उड़ा दिया गया। पिछले साल यानी कि 2024 में कराज, नटांज और फार्डो जैसे टॉप न्यूक्लियर साइट्स पर सर्जिकल स्ट्राइक्स किए गए, और अब 2025 में ऑपरेशन राइजिंग स्टार्स ने गेम ही चेंज कर दिया है। 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स, साइबर टीम्स, एआई गाइडेड ड्रोन्स, सब ने मिलकर ईरान के अंडरग्राउंड बंकर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और देखिए, यहाँ ना हमें ये समझना होगा कि सिर्फ न्यूक्लियर प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करना ही इजराइल का फाइनल ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि इजराइल जो है ना, उसको ये पता है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय करना शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। जब तक ईरान में खामेनेई जैसा सुप्रीम लीडर है और IRGC जैसा पैरेलल मिलिट्री सिस्टम है, थ्रेट खत्म नहीं होता। इसीलिए नेतन्याहू का रियल गोल है रिजीम को चेंज करना ईरान के अंदर, और इस गोल के लिए ना इजराइल पिछले 15 साल से कोशिश कर रहा है। नेतन्याहू सिर्फ मिसाइल से नहीं, वर्ड से भी वॉर जीतने की कोशिश कर रहा है। नेतन्याहू ने खुद ईरान के लोगों को एड्रेस करते हुए कहा कि जहां ईरान की गवर्नमेंट अपना पैसा हमास, हिजबुल्लाह और सीरिया में जला रही है, वहां इजरायली सिटीजन्स वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं। इसीलिए आजादी जो है ना ईरान के इस रिजीम से, वो तुम्हारा हक है और हम तुम्हारे साथ में हैं। ये जो एड्रेस किया ना नेतन्याहू ने ईरान के लोगों को, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, डायरेक्ट मैसेज टू इरानियंस कि तुम्हारी गवर्नमेंट तुम्हारी दुश्मन है, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है। इसके अलावा इसके पैरेलल में इजराइल ने ईरान के ऑपोजिट ग्रुप से डिस्क्रीटली कांटेक्ट मेंटेन किया हुआ है, एमी के जैसे एक्साइल ग्रुप्स हो या फिर मोनार्किस्ट लॉबी हो। नेतन्याहू ने एक और एंगल पर काम किया, मिडल ईस्ट में ही मुस्लिम कंट्रीज के साथ अलायंस बनाया। यूएई, बहरीन, मोरक्को और इवन सऊदी अरेबिया इनडायरेक्टली इजराइल के क्लोज आ गए हैं। साथ ही साथ इजराइल को अमेरिका की तरफ से कांस्टेंट बैकिंग मिल रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो पब्लिकली कई बार इजराइल की स्ट्राइक को प्रेज कर चुके हैं और ईरान को धमकी दी है कि इजराइल से समझौता कर लो, लेकिन ईरान ने एक नहीं सुनी है।
और इसीलिए इजराइल का गोल जो है वो क्लियर है, मिलिट्री असैसिनेशन से कमांड चेन को तोड़ना, सैंक्शंस और डिप्लोमेटिक प्रेशर से इकोनॉमी को ब्लीड करना, ऑपोजिशन ग्रुप्स और प्रोटेस्ट मूवमेंट को साइलेंटली सपोर्ट करना और एक ऐसा इंटरनल प्रेशर बिल्ड करना जिससे रिजीम कोलैप्स कर जाए। इसीलिए मोसाद जो है वो अब सिर्फ न्यूक्लियर साइंटिस्ट को नहीं, पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को भी टारगेट कर रहा है। और ईरान के प्रॉक्सीज जैसे कि सीरिया में IRGC जनरल्स और इराक में मिलिशिया लीडर्स, उनको सिस्टमेटिकली एलिमिनेट किया जा रहा है। और इजराइल कई बार कह चुका है कि अगला नंबर जो है वो खैमेनेई का है। तो भाई साहब, अगला सवाल ये उठता है कि क्या ये जो रिजीम चेंज है ये पॉसिबल है? देखिए, आसान भाषा में कहूं तो ये सिंपल नहीं है, लेकिन हम इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते कि इजराइल जो है वो रिजीम चेंज नहीं करवा सकता। आज की डेट में रिजीम जो है वो ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस है, इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, करेंसी हाफ हो गई है, खामेनेई के रिजीम के खिलाफ आए दिन प्रोटेस्ट होते हैं और अब टॉप मिलिशिया लीडरशिप साफ हो चुकी है। इजराइल का प्लान है कि ब्लीड देम फ्रॉम इनसाइड, चोक देम फ्रॉम आउटसाइड एंड वेट फॉर द कोलैप्स। आज इजराइल को ये क्लियरली पता है कि जब तक रिजीम चेंज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, तब तक इजराइल सेफ नहीं है और इसीलिए इजराइल हर मुमकिन कोशिश करेगा। और फ्यूचर में ना हमें इस बात से शॉक नहीं होना चाहिए कि ईरान में रिजीम चेंज हो रहा है। कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ऑलरेडी इस पॉसिबिलिटी को बता चुके हैं। पर सवाल ना यहाँ पर यह उठता है कि अगर ईरान के अंदर रिजीम चेंज होता है, तख्ता पलट हो जाता है, तो इसका जियोपॉलिटिक्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए, अगर कल को ईरान में रिजीम चेंज होता है ना, तो एक प्रो वेस्ट प्रो यूएस गवर्नमेंट वापस आती है, तो ये ना भारत के लिए एक कॉम्प्लेक्स और ट्रिकी सिनेरियो बन सकता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसको समझाने का प्रयास करता हूं। तो देखिए, यहां पर ना बहुत सारे चांसेस ये हैं कि ईरान में अगर रिजीम चेंज होता है और जो भी अगला रिजीम ईरान में आता है, उस रिजीम की जो एलिजियंस है ना, वो वॉशिंगटन और उसके स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स के साथ होगी, जो कि इंडिया के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। क्यों, वो समझाता हूं। अगर रिजीम चेंज हुआ तो ईरान ना यूएस के पपेट के रूप में काम करेगा, जो कि पाकिस्तान के साथ साथ एक दूसरा नेशन बन जाएगा जो यूएस का पपेट होगा इंडिया के सराउंडिंग्स में। और ये सब बातें ना मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ। जब पिछली बार शाह सत्ता में था ना, तो ईरान ने पाकिस्तान को 1965 की वॉर में, 1971 की वॉर में मिलिट्री एड दी थी और साथ साथ सेंटो जैसे यूएस लेड मिलिट्री पैक्ट्स में दोनों ही देश एक साथ थे। और उधर से अगर आप देखो तो हर एक कॉन्फ्लिक्ट में ईरान ने पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक बफर की तरह इस्तेमाल किया था। इवन ईरान ने इंडो पाक वॉर में भी पाकिस्तान का ना साथ दिया था। अब अगर मानो कि ईरान में फिर से कोई प्रो यूएस रिजीम आ जाता है, तो अमेरिका के लिए ना सबसे आसान रीजनल फार्मूला यही होगा कि पाकिस्तान और ईरान को एक ब्लॉक में डालकर साउथ एशिया या कहें इंडियन सबकॉन्टिनेंट को कंट्रोल करना शुरू कर दो। अगर ये वाली इक्वेशन बनती है तो भारत का जो इम्पैक्ट है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि वो जो डुओ है वो ऑलरेडी वॉशिंगटन द्वारा टेस्टेड है, उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा रह चुका है। तो वही स्ट्रेटेजी उनको वापस से इंप्लीमेंट करनी है, बहुत ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। और ये जो रीजनल अलाइनमेंट है ना, ये इंडिया के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि ईरान जो है वो हिस्टोरिकली एक बैलेंसिंग एक्टर रहा है, चाहे फिर वो वेस्ट के अगेंस्ट हो या पाकिस्तान के अगेंस्ट। बहुत सारे लोग ना ये सोच रहे होंगे कि करंट जो इस्लामिस्ट रिजीम है ईरान में चल रही है, वो चली जानी चाहिए, और वो कई एस्पेक्ट में सही भी है। पर ये इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में कितना सही है, ये सोचने का विषय है। इवन विद ऑल इट्स आइडियोलॉजिकल बैगेजेस, ईरान का जो करंट रिजीम है ना, उसने इंडिया के साथ मेजर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन किया है। जब पूरी दुनिया ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा रही थी ना, तो तेहरान ने इंडिया को छावर पोर्ट के जरिए ना सेंट्रल एशिया के एक्सेस का गेटकीपर बनने दिया था। ऊपर से ईरान ने पाकिस्तान को ओपनली ऑपोज भी किया है, वो भी तब जब क्रॉस बॉर्डर टेंशन हुआ था 2023 में। फिर बलोच कैंप्स के ऊपर जब पाकिस्तान ने अटैक किया था, तो उसका विरोध भी ईरान ने किया था। तो यहाँ से आप ये मानकर चलो कि कल को अगर कोई प्रो यूएस रिजीम ईरान में आ जाती है, तो वो यूएस और गल्फ अलाइज के साथ स्ट्रेटेजिक मैप में फिट हो जाएगी, और उसका ना पाकिस्तान एक इंटेग्रल एक्टर ऑलरेडी है। और ये बात हमें रिसेंटली पता भी चली है, जब हमें ये पता चला कि पाकिस्तान का जो एयरबेस है उसको यूएसए अभी तक यूज़ कर रहा था। तो ईरान अगर यूएसए फ्रेंडली होता है तो बहुत चांसेस हैं कि पाकिस्तान और ईरान दोनों को एक साथ यूएसए यूज करेगा, और छाबर पोर्ट जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो कंटिन्यूटी है उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि अभी इस सिचुएशन में इंडिया को क्या अप्रोच रखनी चाहिए। देखिए, आज के वक्त में इंडिया का जो स्टांस है ना, वो बहुत बैलेंस है, वो बहुत प्रैक्टिकल है। इंडिया ने ना ओपनली इजराइल के सेल्फ डिफेंस राइट्स का सपोर्ट किया है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेरर प्रॉक्सीज जैसे हमास या हिजबुल्ला। लेकिन इंडिया ने हमास और हिजबुल्ला के विरुद्ध खुद कोई हार्ड कार्रवाई कभी नहीं की है, जिससे वो ईरान से क्लोजनेस को भी मेंटेन करे हुए है। इसका बेसिक मतलब ये है कि इंडिया जो है ना, वो ईरान में रिजीम चेंज का ऑफिशियली सपोर्ट नहीं कर रहा है,
क्योंकि न्यू दिल्ली ये समझता है कि अगर ईरान में पॉलिटिकली कोलैप्स होता है तो रीजन में इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। इन सिंपल टर्म्स, इंडिया बेसिकली ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ना उसको डिसमेंटल करना चाहता है, लेकिन ईरान का कोई पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो ये इंडिया नहीं चाहता है। अब देखिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि रिजीम चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर इजराइल के पर्सपेक्टिव से सोचें तो रिजीम चेंज होना ही चाहिए। इजराइल के जो कंसर्न्स है ना वो तो वैलिड हैं, क्योंकि उनके तो भाई एग्जिस्टेंस की बात है। उनके अगेंस्ट ईरान बैक्ड प्रॉक्सीज एक्टिव हैं और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का जो थ्रेट है वो रियल है। तो इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो वहां पर रिजीम चेंज जरूरी है। तो इजराइल अगर अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई एक्शन ले रहा है तो भाई उनका सॉवरेन राइट है, उनको लेना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर भारत के लिए ना इक्वेशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। भारत की ईरान के साथ ज्योग्राफिक, इकोनॉमिक और एनर्जी बेस्ड डिपेंडेंसीज हैं, जिसे रिजीम चेंज से इंस्टेंटली डिसरप्ट किया जा सकता है। दैट इज वाई इंडिया इज डूइंग व्हाट फेवर्स इंडियाज इंटरेस्ट। पर देखिए, एट द सेम टाइम हमें यह भी समझना होगा कि अगर रिजीम चेंज होता भी है तो भी बहुत ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसा तो ना अफगानिस्तान के साथ भी सोचा गया था कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आ गई तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी, पर भारत ने उसे बहुत बढ़िया ढंग से मैनेज किया हुआ है। इंडिया इस केस में भी ना अपना स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस जो है वो मेंटेन करेगा। इंडिया इज वेरी हार्ड टू इग्नोर इन दिस एरा। ऊपर से ऑल्टरनेट एक्सेस पॉइंट्स और बैकअप प्लान्स ये भी भारत के पास हैं, जैसे नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और पार्टनरशिप्स इन सेंट्रल एशिया, ये ऑलरेडी टेबल पर हैं। इसलिए बॉटम लाइन यही है कि इजराइल को जो करना है अपने सर्वाइवल के लिए वो आराम से करे, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसका राइट है। भारत के लिए जो बेस्ट रहेगा वो आराम से भारत करता रहेगा। रिजीम कोई भी हो, इंडिया विल कंटिन्यू टू एक्ट इन इट्स ओन इंटरेस्ट। वो अपने टाइज को मेंटेन रखेगा जहां पर भी नेसेसरी है, और जहां पर भी टेररिज्म को मारने की बात आएगी उसको काउंटर भी करेगा। इंडिया को इजराइल और ईरान के बीच में साइड पिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंडिया को केवल एक साइड पिक करनी है, और वो साइड है इंडिया की खुद की साइड। तो भाई ये है हमारा विचार। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में? अपने विचारों को ना कमेंट्स में जरूर लिखिए, हम तक पहुंचाइए उन्हें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक और फैमिली तक पहुंचाइए। साथ ही साथ भैया वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई, ज्वाइन बटन और पेट्रियन ये सभी अवेलेबल हैं, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना। बाकी ये जो वीडियो आपको अभी दिखाई दे रही है इसको भी जरूर देखना। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।